हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं भोजन के अवयव। उसमें हम लोगों ने वसा देख लिया था पूरा। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटीन। जो अन्य अवयव हैं उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। प्रोटीन आज हम लोग देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग आज विटामिन भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रोटीन। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात और, कितने बजे वीडियो आता है लोग नहीं जान पाते हैं, तो जान लीजिए यूनिट 3 जो आ रहा है सीडीपी वाला पोर्शन, वो आता है शाम 6 बजे और जो मेरा वाला है वो आता है शाम 7 बजे। तो ये ईबीएस वाली जो क्लास है वो शाम 7 बजे आती है, तो आप लोग जुड़ करके वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, किसका यौगिक है, प्रोटीन किसका यौगिक है, तो ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। एक एक बातें नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, ये नहीं आजकल के एग्जामों में पूछ रहा है कि ये इसका परिभाषा क्या है, हिट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का यौगिक है। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन ये नाइट्रोजन का यौगिक है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का यौगिक है। ठीक, ये नाइट्रोजन का यौगिक है। ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का घटक है। इसको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ध्यान देते चलिएगा जो बोल रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का घटक है। ठीक, घटक है। एक एक बातें ध्यान देते हुए चलिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा लास्ट तक। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कि इनको क्या बोलते हैं, तो इनको अमीनो अम्ल भी बोलते हैं। ये भी यहां से नोट करते हुए चलिएगा। इनको अमीनो अम्ल, इनको अमीनो अम्ल भी बोलते हैं। इनको अमीनो अम्ल भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। एक बात और, कुछ प्रोटीन में सल्फर होते हैं। सल्फर यानी गंधक जो होता है, कुछ प्रोटीन में सल्फर होते हैं। ये भी यहां से नोट करते हुए चलिएगा। कुछ प्रोटीन में कुछ प्रोटीन में सल्फर होते हैं। सल्फर यानी गंधक होते हैं। ठीक है, ये भी यहां से नोट करते हुए चलिएगा। ये तो हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, तो नहीं, प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। ये हमारे भोजन में शामिल होता है। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। ठीक, गड़बड़ हो गया, ये वाला 100 रहेगा। ठीक है, संश्लेषित नहीं होता है। ये कहां होता है, तो ये भोजन में शामिल होता है। ये यहां से पॉइंट वाली बात है, नहीं होता है। ये भोजन में शामिल होता है। ये भोजन में शामिल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भोजन में क्या होता है, शामिल होता है।
अगर हम बात करें कि प्रोटीन का हम परीक्षण कैसे करेंगे, प्रोटीन का हम परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर हम कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट की 10 बूंद गिराते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, नीला टाइप का हो जाता है, यानी बैंगनी हो जाता है, ठीक है। किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर हम कास्टिक सोडा या फिर कॉपर सल्फेट उसमें 10 बूंद गिराते हैं तो उसका कलर बैंगनी हो जाता है। यदि उसका कलर बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा है, और यदि उसका कलर बैंगनी नहीं होता है तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा नहीं है, ठीक है। ये इसका परीक्षण होता है। तो यहां से ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम परीक्षण की बात करते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है, लिख लेते हैं कि कैसे उसका परीक्षण करते हैं। कॉपर सल्फेट की 10 बूंद, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग भी बना लीजिएगा ताकि भविष्य में कभी आप लोग देखें तो वो क्या हो, वो सामने आ जाए। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा किसी भी खाद्य पदार्थ में यदि कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा ध्यान रखिएगा 10 बूंद यदि हम मिलाते हैं तो ये कौन सा रंग देता है, ये बैंगनी रंग देता है। ये कौन सा रंग देता है, तो ये बैंगनी रंग देता है, ठीक है, पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया, प्रोटीन। अगर ये बैंगनी रंग आ गया तो इसमें क्या है, इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है, और यदि बैंगनी रंग नहीं आया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। और एक बात, सभी जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। ये भी यहां से स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग भी होता है। कौन कौन सा रोग होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये भी यहां से नोट कर लीजिएगा। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, उसका 2 अन्य नाम है, जो कि एक तो होता है 0 से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में, और दूसरा होता है 2 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में, ठीक है। तो लेकिन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी यहां से नोट कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नाम पे डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। ठीक, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है उसका क्या नाम है। एक तो है मैरेस्मस और दूसरा क्या है, क्वार्सिरकोर। ये 2 बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं प्रोटीन की कमी से। क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं, किसकी कमी से होता है और इसका लक्षण क्या है। जब बच्चों में ये रोग हो जाते हैं तो उसका लक्षण क्या है पहचानने का कि बच्चों में ये रोग हो गया है, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्वार्सिरकोर और मैरेस्मस रोग।
मैरेस्मस रोग 0 से लेकर के, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में यह रोग होता है, मैरेस्मस रोग। मैरेस्मस रोग की बात करते हैं, मैरेस्मस ये कब से कब तक होता है? तो 0 से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में यह होता है। ठीक है, 1 वर्ष से लेकर के 0 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें मां का दूध जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनमें यह रोग देखने को मिलता है। क्या होता है? जिनको मां का दूध नहीं मिलता है उन्हें यह होता है। ठीक है, ज्यादातर जो मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो रहा है, माँ किसी कारणवश मान लीजिए माँ का देहांत हो गया, माँ का दूध नहीं उस बच्चे को मिल पाया, ज्यादातर ऐसे बच्चों को होता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि ज्यों ही बच्चा पैदा होता है मां का गाढ़ा पीला दूध बच्चे को देना चाहिए, बाकी और उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, शहद देने लगते हैं या फिर अन्य चीजें, पानी वगैरह बच्चे को इसमें चटाने लगते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे को क्या देना चाहिए? मां का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उस दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो वह बच्चों में प्रोटीन का काम करता है और एंटीबॉडीज पैदा करता है। ठीक है, बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करता है। इसीलिए हर डॉक्टर, हर नर्स जो ही बच्चा पैदा होता है तो वो लोग क्या सलाह करते हैं कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को दिया जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा। मां के दूध की कमी से ही यह मैरेस्मस रोग होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में यह रोग मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि इस बच्चे में ये बीमारी हो गया है, इसके लक्षण की बात करते हैं तो उस बच्चे में कम वजन होता है। उसका वजन क्या होता है? कम होता है। जो निश्चित अनुपात होता है कि जब बच्चा जन्मे तब उसका वजन कितना होना चाहिए, जब बच्चा 3 महीने का हो उसका वजन कितना होना चाहिए, बच्चा 6 महीने का हो उसका वजन कितना होना चाहिए। तो ये बच्चे का क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग गांव से निवास करते हैं तो आंगनवाड़ी हर गांव में है। तो आंगनवाड़ियों का क्या काम है कि वो हर महीने बच्चों का एक लिस्ट तैयार होता है। जो बच्चा पैदा होता है कि जब पैदा हुआ तो वो कितने किलो का था, जब बच्चा 1 महीने का हुआ तब वो कितने किलो का था, बच्चा 2 महीने का हुआ। तो ये आंगनवाड़ियों का काम होता है कि वो क्या करती हैं, लिस्ट तैयार करती हैं कि बच्चे का कितना विकास हो रहा है, उसका हाइट कितना है, उसका वजन कितना है। तो ये सब क्या होता है, पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि बच्चे में कोई रोग तो नहीं है ना। तो उसका क्या होता है, विकास रुक जाता है। अगर ये रोग है तो उसका वजन क्या होता है, कम हो जाता है। शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो रुक जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास रुक जाता है, विकास रुक जाता है। ये इसका लक्षण होता है पहचानने का। ठीक है, ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग दूसरे बीमारी की तरफ चलते हैं, क्वासिरकोर। क्वासिरकोर बीमारी ये कब से कब तक बच्चों में होता है, तो ये 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, किसकी कमी से होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका लक्षण क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्वासिरकोर ये 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में होता है। क्वासिरकोर अगर हम इसकी उम्र की बात करते हैं तो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। ये मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। ये मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है।
प्रोटीन की कमी से होता है। जब बच्चे को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, जितना उसको प्रोटीन चाहिए उतना वो प्रोटीन नहीं ले पाता है, मतलब समय पे दूध, अंडा, दाल, मछली ये सब नहीं अगर वो खाता है, सोयाबीन वगैरह, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब वो प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासिरकोर रोग होता है। अगर हम क्वासिरकोर यानी ये जो बीमारी है क्वासिरकोर, इसके लक्षण की बात करें कि क्वासिरकोर लक्षण से क्या होता है, तो बच्चे का पेट जो होता है घड़े के नुमा आगे निकल जाता है और यकृत क्या होता है, पेट में बढ़ जाता है और यकृत में पानी भर जाता है। ये इसका मुख्य लक्षण है क्वासिरकोर बीमारी का, ठीक है। और इसके जो शरीर वृद्धि होती है, वृद्धि में देरी होने लगती है, वृद्धि में कमी होने लगती है, ये इसका मुख्य लक्षण है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो जो मैंने बताया वही इसका लक्षण है। क्या होता है, शरीर वृद्धि में देरी होने लगती है या फिर कमी होने लगती है। और क्या होता है, पेट जो होता है घड़े नुमा निकल जाता है, पेट घड़े नुमा बाहर निकल जाता है और यकृत इसमें बढ़ जाता है। यकृत क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। यकृत क्या है, बड़ा हो जाता है और यकृत में पानी भर जाता है, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा, यकृत में पानी भर जाता है। ये होता है ये क्वासिरकोर बीमारी का लक्षण, ठीक है। और एक लक्षण की बात करें तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। जैसे बच्चा बूढ़ा हो गया है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, ठीक है। ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं विटामिन। ये प्रोटीन आप लोगों का खत्म हो गया, जो इससे बीमारी होता है वो भी खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन में क्या खास बात है, कौन कौन सा विटामिन होता है, कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है जो कि पूछा जाता है, ठीक, ये भी सब हम लोग देखेंगे। आई होप ये प्रोटीन सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये किसी भी एग्जाम में ये पूछने वाला है नहीं कि यह कितने शब्दों से मिलकर के बना है, किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, यह किसी भी एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। हालांकि लेकिन जब शुरू हो रहा है तो जान लीजिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, बीटा प्लस मीन्स। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है क्या, विटामिन। विटामिन दो शब्दों से मिलकर के बना है, बीटा प्लस मीन्स। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक एक बात ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, इसका परिभाषा पूछा नहीं जाता है तो यहां से इसको ध्यान में लेते चलिएगा। वही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेपर नजदीक आ रहा है, वही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये यहां से पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, आज उसको फिर से रिपीट करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पदार्थ होते हैं। एक क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है। ये दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, तो इसको नोट करिएगा। जिनको नहीं मालूम है, वैसे कल मैंने बता दिया था, सबको मालूम होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कैसे पता करेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन जल में घुलनशील बहुत ही आसान ट्रिक है इसका। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं
और दूसरा कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन। ये दो टाइप का क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो सबसे पहले जल को देखिए, जल में कितना अक्षर है, जल में कितना अक्षर है, 2। तो 2 कौन सा हो जाएगा, BC, जोड़ा याद करिएगा, B और कौन सा, C। ये जल में घुलनशील विटामिन है। कुछ लोग ये कहेंगे वसा में भी तो 2 ही अक्षर है, नहीं, वसा को अगर हम तोड़ दें तो कई अक्षर होगा, ये आ का मात्रा है यानी 3 अक्षर हो गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन, इसके अलावा जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए बचा, ए के बाद बी हो गया, सी हो गया, कौन सा बच्चा, डी हो गया, फिर कौन सा बच्चा, ई हो गया, फिर कौन सा बच्चा, के हो गया। ये हमारा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, टोटल विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल विटामिन ध्यान रखिएगा 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के होते हैं। वो 13 प्रकार कौन कौन से हैं, हमने तो यहाँ पे केवल लिखा है 6 प्रकार का, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, वो 13 प्रकार कौन कौन सा है। तो बी के कुल कितने प्रकार होते हैं, बी के कुल 8 प्रकार होते हैं। अगर हम 13 प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं ए, तो फिर ध्यान रखिएगा बी के कितने बताया हमने, बी के बताया 8। ये कौन कौन सा, B1, B2 और कौन सा, B3, B5, B6 और B7, उसके बाद से B9 और उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7, B9 और B12, 8। ये कुल बी के प्रकार हैं कि बी में कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। बाकी यहां पे उतार दीजिए, बाकी कौन कौन सा है, सी है, डी है, ई है और के है। ये जोड़ लीजिए, ये 13 प्रकार हो गया। विटामिन के कुल कितने प्रकार हो गए, 13 प्रकार हो गए। अब इनका हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनसे कौन कौन सा रोग होता है और इनके स्रोत क्या क्या हैं, किनसे हमको ये प्राप्त होता है, कि क्या हम खा लेंगे तो वो रोग नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि रतौंधी रोग दे दिया कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो किसकी विटामिन की कमी से होता है, तो ये अगर हम इन सभी के बारे में जान रहे होंगे तो वो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे देता है कि किसी बालक को रतौंधी रोग है, क्या खाए कि वो उसमें सुधार आए, या कि किसकी कमी से, क्या खाने से रतौंधी रोग नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहां से इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलते हैं, इसका एक एक प्रकार देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है, ठीक। तो एक एक का हम लोग वैज्ञानिक नाम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले ए की बात करें कि विटामिन ए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए की बात करें और इसके वैज्ञानिक नाम बात करें तो रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग की बात करते हैं तो इससे रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत की बात करें कि किसकी, मतलब क्या खाने से विटामिन ए का स्रोत हमें प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो गाजर को माना जाता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, लाल गाजर को माना जाता है, ठीक है, गाजर। उसके बाद से अंडा खा लीजिए, दूध खा लीजिए, ठीक, दुग्ध उत्पाद खा लीजिए। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अंडा, पपीता और चावल, अनाज भी इसी में आ जाता है। ये सब क्या है, स्रोत हैं इसके, ठीक है, अंडा, पपीता, ठीक, चावल, ये इस सब इसके स्रोत हैं। ये हो गया विटामिन ए। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, बी को इसलिए नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि बी का जब हम लोग पढ़ेंगे तो 8 का एक बार पढ़ेंगे। अभी जो इसका सिंगल सिंगल है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम इसके रोग की बात करते हैं कि इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे रोग होता है, देखिएगा, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाता है इसकी कमी से, मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि पायरिया हो गया है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है, कि क्या खाने से विटामिन सी की पूर्ति होती है, तो खट्टे फलों को खाने से इसके स्रोत मतलब मिलते हैं। खट्टे फल यानी कि आंवला हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, संतरा हो गया, ये खट्टे फलों को खाने से क्या होता है, इसकी पूर्ति होती है, ठीक है, एक शब्द में खट्टे फल, ध्यान रखिएगा। ये हो गया विटामिन सी। अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। एक बार इसको क्लीन करते हैं फिर लिखते हैं ऊपर से। विटामिन डी, आप लोग बताइए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बहुत ही अच्छा है, सिंगल स्रोत है। क्या है विटामिन डी का और उससे क्या होता है, कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे रोग की बात करते हैं तो सूखा रोग इससे होता है, सूखा रोग इससे होता है, ठीक है, सूखा रोग इससे होता है। जो शरीर फटने लगता है ये भी इससे होता है, ठीक है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या माना जाता है कि जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो हमें आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, पौने घंटे तक पूरा सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। कपड़ा उपड़ा निकाल के सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। जो सुबह का किरण होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, फायदा करता है, फायदेमंद माना जाता है। ये नहीं कि गर्मी के दिनों में कड़ाके की धूप है, 12 बजे 2 बजे क्या हुआ, कपड़ा निकाल करके धूप में बैठ गया कि हमको ये स्रोत मिलेगा, विटामिन डी इससे मिलेगा, तब वो नहीं होगा। सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमको क्या मिलता है, ये इसका विटामिन डी हमको मिलता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं कि विटामिन ई इसके रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो सौंदर्य का विटामिन भी किसको कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है। नपुंसकता का विटामिन किसको कहा जाता है, ये भी विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से सौंदर्य में कमी आ जाती है और नपुंसकता भी इसी की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। इसको ध्यान दीजिएगा। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके रोग की बात करते हैं तो हृदय संबंधित जो रोग होता है इसी से होता है, ठीक है। रोग में लिख लीजिए हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग। बाकी जो 2 मैंने बताया वो भी इसी से संबंधित है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसका स्रोत किसमें सबसे अच्छा पाया जाता है, तो मछली में सबसे अच्छा ये पाया जाता है, ठीक है। मछली में, अखरोट में भी पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है। इसके स्रोत की पूर्ति किससे होती है, तो मछली खाइए ज्यादा से ज्यादा। अगर विटामिन ई की पूर्ति करना है, ई की पूर्ति करना है कि मतलब सौंदर्य आप में निखरे अच्छे से, नपुंसकता की कमी ना हो और हृदय संबंधी रोग ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या खाइए, मछली खाइए। क्या खाइए, अखरोट खाइए।
और क्या खाइए, बादाम खाइए। ठीक है, ये होता है इसका विटामिन ई की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। ये हो गया विटामिन ई। अगर हम विटामिन के की बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो विटामिन के वाला है उसको हम लोग देखते हैं, इसके वैज्ञानिक नाम क्या है और क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। विटामिन के, विटामिन के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से आदमी की मृत्यु हो जाती है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट में मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है, मान लीजिए कि विटामिन के की कमी है, शरीर में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है, कहीं कट गया, आपका कहीं कट गया, ज्यादा कट गया और खून निकल रहा है वहां पे। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और रक्त क्या होगा, लगातार निकलते जाएगा और 10 से 15 सेकंड में शरीर का पूरा ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जब शरीर का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक ही 10 से 15 मिनट में ही मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए विटामिन के जिसको क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसका स्रोत क्या है, तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है कि इसका स्रोत क्या है। तो अनाज है, फल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब खाने से इसकी कमी नहीं होती है। अनाज, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा साग वगैरह का सेवन करें, मसालों का प्रयोग कम करें। ठीक है, यही रीजन है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये इसका मुख्य स्रोत है। ये तो हो गया पूरा विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक। जो विटामिन बी बच गया है उसमें जो 8 प्रकार हैं उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक, ये आई होप ये पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी अगर कमी होगी, कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर दे दिया जाएगा या फिर अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन में वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।